मंजिल दूर 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 है, मुश्किल पास है, ख्वाब में डिफिकल्ट स्टार्स है, काम को करके रहेंगे आज को पूरा चांस है। 3, 2, 1, boom! दिल में बार से Guys, so in this short video, we will be discussing about socialization, its theories, types, and what are the agents promoting socialization. First, what is socialization? See, socialization is the process by which we acquire the culture of the society in which we are born. That is, we can say that it is our intermixing of the society. That is, uh, how we try to interact with the society, how we get to know what is the culture of a society. So the process by which we acquire our social character and learn the way of thought and behavior considered appropriate in our society. मतलब कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको एक सिखाया जाता है कि किस तरह से लोगों से बात करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, और यही सब चीज़, ये सब जो होता है सर, जो छोटे बच्चे को उसके 10 साल 15 साल की उम्र तक सिखाया जाता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सोशलाइजेशन. ओके, नाउ विल सी व्हाट आर द थ्योरीज गिवन बाय वेरियस सोशियोलॉजिस्ट अबाउट सोशलाइजेशन. सी, first is Mead and his theory of self-development. That is, he says that a young child begins to develop himself as social being by initiating the action of those others near them. तो मतलब कि मीड का कहना है कि उनके थ्योरी के हिसाब से अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसका जो ग्रोथ होगा, मानसिक हो या शारीरिक हो, वो जो ग्रोथ होगा उसका वो इस तरह से होगा कि वो अपने आसपास के लोगों को देख के अपने आप को ग्रो करेगा. दैट इज़ कि जिस तरह से जैसा उसको माहौल मिलेगा वो वैसा ग्रो होगा, ऐसा मिड के थ्योरी के हिसाब से. एंड द सेकंड इज कूले एंड इज कॉन्सेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ और यू कैन से लुकिंग मिरर. इनका कहना है कि ही और शी फॉर्म्स एन आइडिया अबाउट वन सेल्फ बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ अदर्स और अबाउट हिम और हर. मतलब कि जैसे कि कोई अगर आदमी है और उसको लोग बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, तो वो खुद को अच्छा समझने लगता है, और अगर लोग उसको बोले कि आप बुरे हो तो वो अपने आप को बुरा समझने लगता है. तो कूले का ये कहना है कि उनके इस थ्योरी का नाम है लुकिंग ग्लास सेल्फ. मतलब कि आप जब मिरर के सामने खड़े होते हो तो मिरर आपको वो दिखाता है आप जो हो. तो वैसा ही इनका थ्योरी है. इनका कहना है कि लोग अपने आप को वैसा देखते हैं जैसा दूसरे लोग तुमको देखते हैं. ओके, गेटिंग माय पॉइंट. कि जैसे कि आप अपने आप को समझ रहे हो मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन कोई दूसरा आपको आके कह दिया कि नहीं आप बुरे हो, तो आप अपने आप को बुरे समझने लगोगे. दिस वाज द थ्योरी ऑफ कूले. He further divided his theory into 3 main points. The first point is our imagination of how we appear to others. हमें हमारा सोच कि हम दूसरे को किस तरह से लगते हैं. And the second is our imagination of the judgment that others make on our appearance. हमारा ये सोच कि वो सोच के क्या करे, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा. अरे दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे तो दूसरे क्या सोचेंगे, ऐसा नहीं होता. द थर्ड इज सम फीलिंग ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, शेम और सेल्फ डाउट बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन ऑफ वन पर्सनल जजमेंट. कि कोई अगर पर्सनल जजमेंट कर दिया कि आप ऐसे इंसान हो, आप ऐसे फीलिंग वाले या ऐसा सोच वाले इंसान हो, तो आप क्या करते हो कि उसके सोच के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हो. ऐसा कहना था कूले का. एंड द थर्ड बट नॉट द लीस्ट is Freud and his psychoanalytic theory. According to his theory, socialization demands that individual must do away with their self-want of benefits of larger society. He gave 3 different points of personality: id, ego and superego. फ्रूड का ये कहना था कि फ्रूड ने सोशलाइजेशन पे 3 तरह के थ्योरी, अपना जो थ्योरी दिया था उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था: इड, ईगो एंड सुपर ईगो. इड क्या होता है, एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ. कि आपको जैसे कि आप किसी मॉल में गए तो आपका ईड जो होगा उसका मतलब होता है कि आपको मॉल से कुछ ना कुछ लेना है. ये आपको मन करेगा कि मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ. लेकिन ईगो आपको बताएगा कि नहीं, ईड जो है ये ऐसा है कि ये आप में कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान का अनकॉन्शियसनेस, सेल्फिश इम्पल्स, ऐसा फीलिंग
जनरेट करता है, इसको ईगो उन्होंने कहा है, और सॉरी ईड कहा है। और ईगो वो होता है, इट ट्राइज टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ईड एंड सुपर ईगो। ईड और सुपर ईगो, ये जो 3 पॉइंट्स है, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। ईड का मतलब होता है कि ये आप में एक सेल्फिश या अनकॉन्शियस का फीलिंग डेवलप करता है, और ईगो होता है कि इट ट्राइज टू मेंटेन, मतलब ईड और सुपर ईगो के बीच का जो बैलेंस मेंटेन होता है वो ईगो से मेंटेन होता है। ईगो का एग्जांपल ऐसे ले लें कि अगर कोई आप शॉपिंग मॉल गए और वहाँ पे आपने देखा कि ऑफ़र अच्छा चल रहा है, तो आपको मन करेगा कि ये बहुत सारे चीज़ मैं ले लूँ। लेकिन फिर सुपर ईगो आपको आएगा, सुपर ईगो का फीलिंग आएगा, और उसमें आपको पता चलेगा कि कुछ रूल्स भी होते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी ले लो। आप सुपर ईगो को कंप्राइज कर सकते हैं सोसाइटी के नॉर्म से, विच आर इंटरनलाइज्ड थ्रू सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन से आपको वो आपके अंदर वो आ जाता है कि सोसाइटी के ये कुछ रूल्स है, और तभी सुपर ईगो आपको उन सब चीज़ों को करने से रोक देता है। यही थ्योरी था फ्रीड का। ओके, नाउ विल सी व्हाट आर हु आर द एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। हमारे अंदर जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है, हम जो समाज से घुलते मिलते हैं, इसके एजेंट्स क्या कौन कौन से होते हैं, किन किन की वजह से हम लोग सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है हमारे में। फर्स्ट इज़ फैमिली। ओके, फैमिली जिसके साथ हम लोग हमेशा रहते हैं, कोई भी एक छोटा बच्चा रहता है सबसे पहले वो फैमिली के साथ रहता है। और पेरेंट्स जिसके साथ, पेरेंट्स अगर वो जॉइंट फैमिली में रहता है तो वो ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर होता है उसका फैमिली का, अंकल आंटी ग्रैंड पेरेंट्स, ये सारे उसको सोसाइटी के नॉर्म्स समझाते हैं, और उसे सोशलाइजेशन का प्रोसेस उसमें दूसरों के मुताबिक जल्दी हो जाता है। एंड द सेकंड इज़ पीयर ग्रुप्स। पीयर ग्रुप मीन्स पीयर ग्रुप में आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं, आपके कुछ नज़दीकी रिलेटिव्स आ जाते हैं, जो कि आपके पास साथ तो नहीं रहते हैं, फैमिली टाइप से नहीं रहते हैं, लेकिन जिनके पास आप एक्स्ट्रा टाइम गुजारते हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें फ्रेंड्स ही आएंगे। सो फैमिली के बाद फ्रेंड्स होते हैं जो कि सोशलाइजेशन में आपको हेल्प करते हैं। द थर्ड इज़ स्कूल। सी द स्कूल इज़ नोन टू बी द फर्स्ट फॉर्मल एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन विच शेप द आइडिया एंड एटीट्यूड ऑफ अ चाइल्ड। Means the child is able, the school life of a child help to maintain the learning process along with the socialization process। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे हर चीज़ को घर में सीख लेंगे, ऐसा भी नहीं है कि बच्चे हर चीज़ को स्कूल में सीख लेंगे। तो इसीलिए सारा का कंट्रीब्यूशन रहता है, चाहे वो फैमिली हो, पीयर ग्रुप्स हो, स्कूल्स हो। एंड द लास्ट इज़ मास मीडिया। मास मीडिया मीन्स लाइक रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, मीडिया पोर्टल्स, वेबसाइट एक्सेट्रा। ये सभी सोशलाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, कि वो स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं कि किस टाइप से वो सोशलाइज हुए, उनको बाकी चीज़ों से अवेयर करवाते हैं। ओके, now we'll see what are the types of socialization. See, mainly there are 6 types of socialization. The first is primary. It refer to internalization of the fundamental culture and ideas of society. मतलब सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं, जो आइडियाज़ होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उन सब के बारे में जो एक कोई भी इंसान अवेयर होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। दैट इज़ द फर्स्ट सोशलाइजेशन। ओके, द सेकंड इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन। इसमें फैमिली और स्कूल, ये दोनों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फ्रेंड्स और स्कूल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। थर्ड इज जेंडर सोशलाइजेशन। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच डिफरेंट ग्रुप एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन शेप द थॉट ऑफ अ चिल्ड्रन एंड मेक देयर लर्न डिफर जेंडर रोल। मतलब कि अगर कोई आदमी है तो उसको सोसाइटी के बारे में अवेयर करवाने के लिए अलग अलग जेंडर्स का भी अलग रोल होता है। जैसे कि अगर कोई बेबी गर्ल है तो वो ज़्यादातर एक किसी डॉल के साथ खेलती हुई पाई जाएगी, और अगर कोई लड़का है तो वो कार के साथ या गन्स के साथ खेलता हुआ पाया जाएगा। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड जेंडर सोशलाइजेशन। ये दोनों जेंडर्स के बीच में डिफ़र करता है कि कौन सा जेंडर किस टाइप का है। ओके, द फोर्थ इज एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। Means the process by which someone is consciously socialized for future occupation, position and social relationship. In this process the parents are the primary resources। मतलब अगर जब कोई ये सब तो हो गया, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और जेंडर सोशलाइजेशन ये तब का था जब कोई बच्चा होता है वो छोटा होता है। लेकिन जब बच्चे का एज हो जाता है कि
अब उसके अपना फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, तब उस टाइम जो सोशलाइजेशन होता है वो होता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। इसमें पेरेंट्स सबसे ज़्यादा प्राइमरी रोल उनका होता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादातर बच्चे अपने पेरेंट्स से एडवाइस लेते हैं कि क्या करना चाहिए आगे। वो अपने फ्यूचर के बारे में जब सोचते हैं तो वो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है। एंड द फिफ्थ इज़ रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन का मतलब कोई अगर आदमी किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को छोड़ के, किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी को छोड़ के दूसरे सोसाइटी में जाता है और नए रूल्स, पैटर्न्स और बिहेवियर को सीखता है, तो वो रीसोशलाइजेशन हुआ। एग्जाम्पल कि जैसे कोई नॉर्थ इंडियन है और नॉर्थ इंडियन जा रहा है साउथ इंडिया में किसी काम से या पढ़ाई से या किसी भी चीज़ से, तो वो क्या हो रहा है, वो आदमी है वो नॉर्थ इंडिया में अपने बचपन से है, तो उसका जो सोशलाइजेशन होगा, उसका कल्चर होगा, वो नॉर्थ इंडिया के टाइप में होगा। मगर वो जब साउथ इंडिया में जाएगा तो वो अलग तरह के कल्चर को सीखेगा। वो वहाँ के लोगों के साथ अलग जिस टाइप से सोशलाइज होगा उसको बोलते हैं रीसोशलाइजेशन। ओके, एंड द लास्ट इज़ adult socialization. It mainly take place in adulthood when individual adapt to new roles such as that of husband or wife or employee. मतलब अब तक तो हो गया कि एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन था जब फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे, रीसोशलाइजेशन था जब कोई किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी को छोड़ के दूसरे सोसाइटी में जाता है नए रूल्स और नॉर्म्स सीखने के लिए। अब है अडल्ट सोशलाइजेशन। मीन्स ये अडल्ट सोशलाइजेशन तब होता है जब कोई एक इंडिविजुअल उसको एक नया रोल मिल जाता है अपने लाइफ में। जैसे कि कोई अगर पहले अनमैरिड है, बाद में मैरिड हो जाएगा, तो वो फिर वाइफ या फिर हस्बैंड बनेगा। तो वो जब ये चेंज आने लगता है, जब उसके लाइफ में खुद पर्सनल लाइफ में चेंज आने लगता है, तब जो सोशलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं एडल्ट सोशलाइजेशन। ओके, सो दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो फॉर सोशलाइजेशन. I have also made a short notes for all of you. If you want, you can read it from here. Okay, thank you.